बड़ा क्यू तो ऑफ कोर्स विदेशी बाजारों से ही लिया जाएगा, लेकिन इस पूरे माहौल में जहां पर चौतरफा फिर बिकवाली की बात हो रही है, आप CNBC आवाज के साथ रहिए। आपको यहां पर मिलेंगे बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस भी। हमारे साथ आज होंगे 8 से लेकर 10 बजे तक sptulsian.com के SP तुलसियान, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन को शामिल करेंगे और साथ ही बात होगी ashwinigujral.com के अश्विनी गुजराल से भी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज मुनाफे की तैयारी में और पहला सौदा में मौजूद होंगे LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा और निर्मल बंक सिक्योरिटीज के विकास सालू की आज बात करेंगे। लेकिन बात उस बात की जिसकी बात हर रोज सबसे पहले होती है और वो है वॉल स्ट्रीट। कल 650 अंकों का गोता लगा दिया। हुआ क्या और कहानी वही एप्पल ने देखिए, एक तो बहुत बड़ा वेटेज रखता है US मार्केट्स में, और जब एप्पल जैसे कंपनी की ओर से इंडिकेशन आता है कि ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, वो अच्छा संकेत नहीं है। इसी का स्ट्रेस था जो दिन भर छाया रहा। मुझे लगा थोड़ी सी रिकवरी आएगी डेज लो से, लेकिन वो हुआ नहीं। 650 पॉइंट का जो डाउन ने नुकसान दिखाया है। आप नैस्डैक देखिए 3% टूटता हुआ। बाकी जो चीन से में कारोबार करती है उन कंपनियों पर भी थोड़ा सा सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। अब टिम कुक ने साफ कहा है कि Q1 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको ड्रास्टिकली कम किया, करीब $9 बिलियन से कम किया है, इसीलिए वो स्टॉक 10% टूटा। लेकिन उन्होंने जो कमेंट्री दी है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चाइना में आगे और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, खराब होता हुआ दिखाई दे सकता है जैसे जैसे ट्रेड टेंशन्स बढ़ेंगी। अब यहां से संकेत यही लेना चाहिए कि होपफुली डोनाल्ड ट्रंप इस बात को ध्यान में रख रहे हैं। अभी तक उन्होंने कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है। ट्विटर आप लोग फॉलो करते रहे, वहां पर शायद कोई एक ट्वीट आए। और सबसे बड़ी चिंता इस समय यही है कि अगर चाइना में स्थिति बिगड़ रही है तो ग्लोबल स्लोडाउन की चिंता है। और ग्लोबल स्लोडाउन के बीच में US मार्केट में भी जो हम देख रहे हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमी है, वहां पर जो ISM के आंकड़े, मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए हैं, उनमें भी गिरावट दर्ज हुई है। तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं जाहिर कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने चाइना के डेटा देखा था, वहां पर हालत बिगड़ती हुई दिखाई दी। अब US के डेटा में बिगड़ी हुई स्थिति है। हम सब जानते हैं यूरोप में भी मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी चिंता ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल ट्रेडर्स, ग्लोबल निवेशकों की यही है कि क्या हम ग्लोबल स्लोडाउन में फिसल रहे हैं और ये हावी होगा भारतीय बाजारों पर। वेरी क्विकली एशियाई बाजार देखिए, चाइना ऑफ कोर्स वो पूरी न्यू ईयर की छुट्टी के बाद आज जाकर खुला है, तो वो 3.5% नीचे है, तो अभी भी एडजस्ट कर रहा है। लेकिन हैंगसेंग निचले लेवल से रिकवर कर पा रहा है। ये थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग इस गहरे काले बादल में। हैंगसेंग लगभग 140-150 पॉइंट डेज लो से रिकवर कर चुका है और अब 100 पॉइंट ऊपर, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव गिने। SGX निफ्टी में जो स्थिति थी वो पहले 30 पॉइंट नीचे, फिर 15 पॉइंट नीचे, कार्यक्रम शुरू होने से पहले अब सिर्फ 6 पॉइंट नीचे। तो हम उम्मीद यही करें, वर्स्ट इज ओवर नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी नेगेटिव्स थे वो शायद हमने कल ही थोड़े से पचाए हैं, पूरे नहीं पचाए हैं, थोड़े से पचाए हैं। ओके, थोड़े से पचाए हैं। लेकिन आज की रणनीति क्या रखें? चलिए, अब ऐसे में आपने मुझे वॉल स्ट्रीट के बारे में जो समझाया, उसके आधार पर क्या अप्रोच लेके चलनी चाहिए? स्थिति नाजुक है। अब अगर आप देखें, हर्षदा ने जो भी अगर आप देखिए कमेंट्री रखी, उसके आधार पर आप ही कह सकते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए, एक पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपको, जरा प्लीज़ कल का इंट्राडे चार्ट लेके आइए, रोज़ बाजार में आइए, एक ट्रेड कीजिए और निकल जाइए, 3 बजे तक निकल जाइए। कल हमने क्या अप्रोच रखी थी? 780 स्लिप हो, शॉर्ट जाइए। 710 का टारगेट था, वो मिला, गुड बाय कहिए। रात भर वॉल स्ट्रीट को देखने की जरूरत नहीं है, सुबह हम बता देंगे आपको क्या हुआ। सुबह एक ट्रेड लीजिए और निकल जाइए। आज क्या करना है? आज याद रखिए, कल से जो हम लेके आ रहे हैं वो ये है कि निफ्टी कतई कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, लेकिन निफ्टी बैंक उतना कमज़ोर नहीं है। इसके आधार पर अपनी रणनीति बनाएंगे। ग्लोबल संकेत बेहद खराब, वॉल स्ट्रीट पर जो हुआ और SGX निफ्टी को मिला के और रेस्ट ऑफ एशिया को देखें तो आप इस वक्त इसे खराब के सिवा कुछ नहीं कह सकते। FI बेट, क्योंकि उनकी तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो गंभीर हैं, और समझाऊंगा आपको। DI इज गुड, क्योंकि थोड़ी बहुत बाइंग करी है उन्होंने, और टेक्निकल और रेफरेंस सेटअप वाकई कल खराब हो गया है, क्योंकि हमने निफ्टी पर सारे एवरेजेस को जो है वो तोड़ दिया है, जैसे 10, 20, 50, 100, 200 सारे एवरेज को तोड़ दिया है। अब आइए आप FIs के आंकड़ों पर। 972 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग, 34 करोड़ की इसके अगेंस्ट FIs की बाइंग थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई, बचा नहीं पाई, लेवल्स को टूटने से बचा नहीं पाई। बाजार से जो कुल कैश गया वो याद रखिए 938 करोड़ का गया, तो उसको फेस करने में बाजार सक्षम नहीं था और डे लो पे जाके क्लोज हुआ। अगर आप नेट इन डेरिवेटिव्स देखें तो करीब 451 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है, लेकिन ये हुई क्या है, हुआ क्या है? ये इंडेक्स फ्यूचर्स पे ध्यान दीजिएगा, आंकड़े पर ध्यान दीजिएगा।
इंडेक्स फ्यूचर्स 4,500 करोड़ का बेचा, 6234 लॉन्ग, लेकिन 12,319 शॉर्ट, 12,319 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे हुए हैं। ये खराब संकेत है, लेकिन ये लॉन्ग कहाँ है? पॉसिबली ये निफ्टी बैंक पर हो सकती है, याद रखिएगा। इंडेक्स ऑप्शन 1702 करोड़ रुपए की बाइंग, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए वो आंकड़ा आएगा, पीछे आइए एक बार। इसमें सबसे बड़ी चीज हुई है कि लॉन्ग पुट जुड़ी है 19,134 और शॉर्ट कॉल जुड़ी है करीब करीब 3876, वो भी कमजोर आंकड़ा है। तो एफआईएस के आंकड़े बहुत कमजोर हैं इंडेक्स पर, इंडेक्स ऑप्शन पे। और रही बात तीसरी कड़ी, इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स, 913 करोड़ का इन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा और लगभग 17,901 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी मंदी के कॉन्ट्रैक्ट्स, मंदी की पोजीशन जुड़ी है। तो एफआईएस के आंकड़ों को मैं पूरी तरीके से बहुत नेगेटिव मान रहा हूं हर्षदा। इसको सिक्योर करने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए डीआईएस की फिगर मेरे सामने नहीं है। तो प्रेशर अगर एक बार बढ़ता चला गया तो वो कैपिटलाइज होगा, याद रखिएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट जब तक डीआईएस की बैंक नहीं आ रही ना, कल नहीं था ऐसा कुछ, तो वो कैपिटलाइज होगा अगर एक बार प्रेशर आ गया तो। अब आइए आप निफ्टी की पुट्स पे और कॉल्स पे। आप देखिए निफ्टी की कॉल्स में क्या हुआ, कल गजब कॉल राइटिंग हुई। आप देखिए 10,900 पे क्या कॉल राइटिंग हुई, 10,800 पे क्या कॉल राइटिंग हुई। अच्छी बात है कि 10,700 पे कॉल राइटिंग नहीं हुई, और इस 10,700 की स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग ना होना, ये मेरी रणनीति पे आपको झलकेगा, मैं जो कुछ देर में आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो कॉल राइटिंग 11,100 पे थी, 11 पे थी, 10,900 पे थी, 10,800 पे थी, लेकिन 10,700 पे ना होना वो एक क्रिटिकल बात है और वो रणनीति पे झलकेगा। पुट्स पे आइए, पुट्स में क्या हुआ? देखिए पुट्स पे मेरे को हर्षदा पैनिक नजर नहीं आया। ओके, पुट्स में मेरे को पैनिक नजर नहीं आया, लेकिन हाँ एफआईएस ने क्योंकि लॉन्ग करी है तो हम उसको वेटेज देंगे थोड़ा सा। आइए रणनीति क्या रखनी है, निफ्टी के चार्ट्स पे आ जाइए एक बार, फिर रणनीति बताऊंगा। देखिए आज वेरिएबल रही है, आज वेरिएबल रही है। स्क्रीन को देखिए, जैसे कि मैंने कल कहा था, अगर बाजार ऊपर की तरफ 10,748 काटे तो शॉर्ट से डेफिनेटली बाहर निकल जाइएगा। 10,755 के ऊपर लॉन्ग के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन 10,755 के ऊपर अगर आपकी लॉन्ग होगी तो याद रखिए वो 10,723 के स्टॉप लॉस के साथ होगी। लेकिन प्रमुख यानी मेन थीम होगी सेल ऑन राइज की। सेल ऑन राइज कहां तक करना है? याद रखिए आपको स्क्रीन पर अगर 10,710, 720 का लेवल नजर आए तो आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा? याद रखिए 10,748। नीचे कहां तक? देखिए हर्षदा, मैं जैसे कि कहा ना आपको, तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि 10,710 आए तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी बिकवाली की होगी। मन तेजी का आज बिल्कुल नहीं रखना है, तेजी का रखना है अगर 755 के ऊपर जाके थोड़ा सेटल होना शुरू हो। ओके, वेरिएबल रही है आज, बताऊं क्यों हर्षदा? देखिए हर्षदा क्या है ना, 200 EMA को आपने कल वॉलेट किया है। जब आप 200 EMA को वॉलेट करते हैं तो चार्ट झूल गया है नीचे की तरफ, और जो वो झूला है तो वो चांसेस हैं कि जाएगा 10,612 की ट्रेजेक्टरी में, क्योंकि वहीं पर एक टेक्निकल क्रिटिकल सपोर्ट है। तो मैं उसको वेटेज दूंगा, वहां तक हम जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए उसके नीचे नहीं। कल भले ही मार्केट 10,680 पे आया हो, 76 पे आया हो, लेकिन 10,710 पे मैंने कहा कवर कर लो आप, कोई जरूरत नहीं है, एक छोटे ट्रेड पे फोकस करो बस। तो 10,712 नीचे देखिएगा, सॉरी 612 देखिएगा, उससे नीचे नहीं। लेकिन सबसे क्रिटिकल पॉइंट रहेगा आज 10,748, वो तय करेगा ये बाजार आज पुल बैक के लिए जा रहा है या नहीं जा रहा है। वेरिएबल रही है। अच्छा हर्षदा, मैं बताऊं आपको क्यों ये पुल बैक के चांसेस कैसे बन सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी के मेरे अगेंस्ट क्या खड़ा है? निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक लेके आइए। देखिए जो चीज है स्क्रीन पे है, ये कोशिश कर रहा था 27,000 पर किसी ना किसी तरीके से टिक जाए। और हर्षदा देखिए इसने बहुत फ्रैक्शन से नहीं तोड़ा, ठीक है। याद रखिए निफ्टी ने अपने सारे एवरेजेस को तोड़ दिया, 10 को तोड़ा, 20 को तोड़ा, 50 को तोड़ा, 100 को तोड़ा, 200 को तोड़ा। अब ये बंदा निफ्टी बैंक अपने इवन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि इसका आता है लगभग 26,870 की रेंज में, उसको भी वॉलेट नहीं किया। तो याद रखिए अगर पुल बैक खेलना है तो मैं दूसरी बात का समर्थन ये करूंगा कि आप जाकर निफ्टी बैंक पर दांव लगा सकते हैं। ओके, याद रखिए स्टॉप लॉस क्या रहेगा निफ्टी बैंक पर, आपको अगर लॉन्ग खेलनी है, याद रखिए अगर लॉन्ग खेलनी है तो वही स्टॉप लॉस रहेगा 26,870, जो कि हमारा है 20 डे में, वो स्टॉप लॉस रहेगा। पुल बैक कहां तक जा सकता है? 27,220, 27,240, 27,300 मैक्सिमम। लेकिन निफ्टी बैंक ने वॉल स्ट्रीट की इस गिरावट, निफ्टी की इस गिरावट और मेरे शॉर्ट व्यू के बीच में एक दीवार खड़ी कर रखी है कि भाई साहब मैं नहीं गिर रहा हूं, आप देख लो जो करना है करना। ओके, तो इसीलिए थोड़ी सी जो अपनी स्ट्रैटेजी है ना हर्षदा, वो वेरिएबल रखनी है।
तो निफ्टी में शायद एक बायस रह सकता है तेजी का। हाँ रह सकता है, लेकिन 700 ये देखिए 50 डे है, 200 डे में है हमारा 10,710 था, और उसके ऊपर सबसे बड़ा टेक्निकल क्रिटिकल लेवल है वही 10,748। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग लेवल्स रहेंगे जिस पर आप ध्यान देंगे। लेकिन आज ऑफ कोर्स एक नजर आपकी ग्लोबल मार्केट्स पर होनी चाहिए। एसएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते, क्योंकि वहां पर मामला इतना कुछ खास बिगड़ा हुआ नहीं है। पहले लगा था जब खुला था एसएक्स निफ्टी कारोबार के लिए कि आज तो हम गए, लेकिन अब सिर्फ 4 से 5 पॉइंट का ही नुकसान देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर शायद स्थिति संभल जाएगी। और हैंगसेंग में तो उछाल आने लगा है, 145 पॉइंट्स का उछाल। और साथ ही साथ क्या शंघाई के मार्केट में भी वो रिकवरी है, क्योंकि शंघाई पर जब हमारी नजर पिछली बार गई थी ये हल्का सा नीचे था, अब सिर्फ 4 पॉइंट नीचे है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कल भी यही हुआ था कि ठीक है शुरू में ठीक था, लेकिन आखिरी तक जाते जाते मोमेंटम हाँ शायद तो देखते हैं। और मेरी इनफैक्ट नजरें आज नॉर्मली हम डाउ फ्यूचर्स को दोपहर में देखते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से कई महीनों से हम डाउ फ्यूचर्स सुबह में भी देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 6 पॉइंट ऊपर है, तो अभी एक इंडिकेशन नहीं है, देखते हैं। याद रखिए अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैन 7 को प्रेशर काफी है यूएस पर, एक थोड़ा सा बैकफुट लेने के लिए। मैं एक बताऊं कि खुलते साथ ट्रेड पे जंप ना करें, ट्रेड पे जंप ना करें। आधे पौन घंटे में 1 घंटे में आपको एग्जैक्टली स्टॉक फ्यूचर्स और निफ्टी के 50 वो स्टॉक समझा देंगे कि निफ्टी क्या करने वाला है। तो इस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। शुरुआती दौर में कोई ट्रेड नहीं ले रहा है, बाकी हम आपको बताएंगे। अब नीरज जी का चलते हैं। नीरज जी स्टॉक से न्यूज़ लेके हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी मॉर्निंग, बताइए आज कौन कौन से शेयर और कौन कौन सी खबरें हैं? देखिए, सबसे पहले तो बैंक्स और एनबीएफसीज पर नज़र रखिएगा, खासतौर पर सरकारी बैंक और वो छोटे बैंक जहाँ पे रिजर्व बैंक ने बहुत सख्ती बरत रखी है। उसकी वजह यह है कि संसद की एक समिति है फाइनेंस की, जिसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली जो कांग्रेस नेता है वो कर रहे थे। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि आरबीआई जो है बहुत इम्प्रैक्टिकल है और बहुत सख्त नियम उसने बना दिए। इस वजह से सरकारी बैंक कामकाज नहीं कर पा रहे हैं और उसको अपने कैपिटल फ्रेमवर्क के नियमों को तुरंत ढीला करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि सरकार जो है वो भी यही चाहती थी कि आरबीआई थोड़ी नरम पड़े। विवाद हुआ, उसके बाद पटेल साहब चले गए। तो अब ये उम्मीद बन रही है कि इस तरीके के नॉर्म्स आगे ईज होते हुए दिखेंगे। और कल शाम को भी खबरें आ रही थी कि रिजर्व बैंक से ज़्यादा डिविडेंड और कैपिटल की डिमांड की जा सकती है। तो हमें लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। इसी के मद्देनजर बैंक और एनबीएफसीज आपके रडार पर रहना चाहिए, यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। टोरेंट पावर और सीएससी पर नज़र रखिए। टोरेंट पावर में खबर ये है कि इनको बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई का जो ठेका है वो थाने जो मुंबई के बगल में है 20 सालों के लिए मिल गया है की तरफ से। और सीएससी को जो है मालेगांव, ये भी एक महाराष्ट्र का एरिया है, वहाँ पे इनको मिला। दोनों के लिए पॉजिटिव खबर है। वीएटेक वाबाक के लिए अच्छी खबर यह है कि नॉर्जस बैंक जो एक पेंशन फंड है ग्लोबल, उसने 3,31,000 शेयर खरीदे हैं। इसमें 259 रुपये 53 पैसे के भाव पर। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है वीएटेक के लिए, क्योंकि इस माहौल में बड़े फंड अच्छे शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं। नेस्ले में नज़र रखिएगा। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनका जो मामला आया, मैगी को लेकर विवाद हुआ था 4-5 साल पहले, जिसमें ये कहा गया था कि लेड और एमएसजी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। उसमें जिस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के आधार पर उस समय इनको क्लीन चिट मिली थी, उसी को बेस मान के सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कोई भी कार्रवाई करने के लिए कहा है, जो इनके लिए एक तरह से पार्शियल विक्ट्री है और बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो नेस्ले के लिए पॉजिटिव है। स्टॉक में अगर हल्की सी भी गिरावट आएगी तो बाइंग देखने को जरूर मिलेगी। और इसके अलावा जीएम ब्रूवरीज, जो आप सुबह बात करें, देसी ठर्रा भी नहीं बिक रहा है, तो उसमें रेवेन्यू करीब 5-5.5% गिर गया है इनका। रेवेन्यू माफ़ कीजिएगा ऊपर है, लेकिन प्रॉफिट इनका 25% गिरा है। एबिटा में 27% की नरमी देखने को मिल रही है। मार्जिन 9% कम हुए हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि देसी दारू की कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अगर ख़राब है तो क्या अंग्रेजी शराब वालों का भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। तो कम से कम जीएम में तो आज पिटाई होगी।